Hello students, we were discussing C4 cycle of carbon dioxide assimilation. पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि किस तरह से जब मैलेट का फॉर्मेशन होता है तो मैलेट फर्दर बंडल शीट में मूव कर किस तरह से CO2 कंट्रीब्यूट करता है फॉर द फर्दर फिक्सेशन अंडर C3 साइकिल। इस साइकिल को जो बेसिक साइकिल है C4 फोटोसिंथेटिक साइकिल जो है उसे आज हम लोग फिर से एक बार देख लें ताकि आपको रिकॉल कर लीजिए आप कि किस तरह से प्रोसेस ऑपरेट होता है। यहाँ पे देखिए कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये एक्सेप्ट करता है CO2 इन्वांटल CO2 को और एक C4 कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है विच इज़ वेरी मच अनस्टेबल और देयर आफ्टर C4 कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ये C4 कंपाउंड मैलेट भी हो सकता है, एस्पार्टेट भी हो सकता है और ये मूव करता है देयर आफ्टर बंडल शीट सेट में मूव करता है। देयर आफ्टर फर्दर यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पे और ये फिर C3 साइकिल ऑपरेट होती है। रीजनरेशन होता है, C3 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुविक एसिड एंड देयर आफ्टर पेप का फॉर्मेशन होता है। तो मैलेट के केस में हम लोग ने देखा था कि मैलेट साइकिल जो ऑपरेट होती है तो C3 कंपाउंड बनता है एंड C3 कंपाउंड पायरुविक एसिड एंड देन पेप का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक डिफरेंट पाथवे भी ऑपरेट होती है। पिछली बार बताया था कि इन एडिशन टू मैलेट जब एस्पार्टेट का फॉर्मेशन होता है जिस प्लांट्स में तो एस्पार्टेट एक डिफरेंट पाथवे को फॉलो करता है। तो एस्पार्टेट का जब फॉर्मेशन ना होता है तो वो दो तरह के से कंट्रीब्यूट कर सकता है रीजनरेशन, पेप का रीजनरेशन में। तो उसी के आधार पर इसे आइदर PCK टाइप या फिर NADME टाइप हम लोग कहते हैं। यहाँ पर पिछली बार आपको बताया भी गया था जब रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर देखिए ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जब होता है ये फॉर्मेशन करता है जब एस्पार्टेट का विद इन प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये एस्पार्टेट का फॉर्मेशन करता है। जब ये एस्पार्टेट का फॉर्मेशन होता है तो दो तरह का पाथवे ऑपरेट कर सकता है। इधर PCK के नाम को जानते हैं, एक NAD के नाम से NADME के टाइप नाम से जानते हैं हम लोग। और ये दोनों नाम एंजाइम्स के नाम पर आधारित है। PCK का अर्थ होता है काइनेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज। उसी तरह NADME एंजाइम भी होता है जिसके नाम पर ये NADME टाइप का रखा गया है, इसका नाम रखा गया है। आप जानते हैं कि जब मैलेट का फॉर्मेशन होता है, ये देखिए पिछली बार हम लोग मैलेट के फॉर्मेशन के बाद ये डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से डीकार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पर और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। आज इसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे जो दो डिफरेंट पाथवे अदर पाथवे है जब मैलेट एस्पार्टेट का फॉर्मेशन होता है तो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूट करता है जिसे हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं और वो फर्दर फिक्सेशन CO2 का होता है अंडर C3 साइकिल और रीजनरेशन पेप का किस तरह से होता है। ये बस यही डिफरेंस है, दोनों पाथवे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनरेशन ऑफ पेप होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे PCK टाइप जिसे हम लोग फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोनेक्सेनेस के नाम से जानते हैं और ये सर्टेन प्लांट्स में होता है। स्ट्रेट पे हम लोग इसके साइक्लिक प्रोसेस को देखेंगे ताकि अच्छे से उसको समझ सकें। ये इसका साइक्लिक प्रोसेस है। देखिए एक तरफ है आपके मेसोफिल सेल और दूसरी तरफ बंडल शीट सेल है। मेसोफिल सेल में फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेशन होता है, फॉर्मेशन ऑक्सिलो एसिड होता है जिस तरह पिछली बार देखा। यहाँ पर एस्पार्टेट का फॉर्मेशन हो गया। अब एस्पार्टेट जो है बंडल शीट में मूव करता है। पिछली बार हम लोग देखा था मैलेट का फॉर्मेशन होता है, वो मैलेट बंडल शीट में मूव करके वहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो एस्पार्टेट का फॉर्मेशन होता है तो एस्पार्टेट बंडल शीट सेल के साइटोप्लाज्म में आकर ऑक्सिलो एसिटेट का फॉर्मेशन करता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड मूव करता है क्लोरोप्लास्ट में जहाँ पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 रिलीज होता है और ये CO2 RUP के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और C3 साइकिल के अंतर्गत फर्दर प्रोसेस जिस तरह से C3 साइकिल का होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन और एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ऑक्सिलो एसिटिक एसिड
जब रीजनरेशन फेज में आता है तो ऑक्सिलरी एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाता है एंड ऑफ कोर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी यहाँ पे होता है। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट डायरेक्टली बेसोफिल सेल में मूव नहीं करके ये पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है एंड पायरुवेट आइदर डायरेक्टली मूव कर सकता है मीसोफिल सेल में और या फिर एलेनिन का फॉर्मेशन करता है। एलेनिन मूव करता है, एलेनिन मूव करता है मेसोफिल में, ये एस्पार्टेट भी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है और ये एलेनिन भी पायरुवेट का फॉर्मेशन करेगा एंड पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन जो होगा देयर आफ्टर। इस प्रोसेस को हम लोग पिछली बार डिटेल्स में समझ चुके हैं कि ये पायरुवेट जो है ये फिर आपके पेप का फॉर्मेशन करेगा एंड पेप देन आफ्टर रीजनरेट होता है एंड ये पेप एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइदर मैलेट और एस्पार्टेट। तो हम लोगों ने ये देखा कि एस्पार्टेट किस तरह से मूव करता है मेंडल सेल में और ये कंट्रीब्यूट करता है CO2 रिलीज करता है, डीकार्बोनेशन इसका होता है, देयर आफ्टर रीजनरेशन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का किस तरह से होता है इस तरह के प्लांट्स में, जिससे कि हम लोग एक डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के नाम से जानते हैं, PC के टाइप के नाम से जानते हैं। नाउ एक दूसरा पाथवे होता है सर्टेन प्लांट्स में, उसको भी हम लोग देखेंगे, जिससे कि हम लोग NAD मैलिक एंजाइम या NADME टाइप के नाम से जानते हैं। और इस तरह के पाथवे में जस्ट अ मिनट, हाँ इसको भी हम लोग इस पाथवे को डायरेक्टली यहीं पर डिस्कस कर लें। यहाँ पर भी देखिए मीसोफिल सेल है, बंडल शीट सेल है, एस्पार्टेट का फॉर्मेशन हुआ जिस तरह से बताया गया पिछली बार, एस्पार्टेट का फॉर्मेशन हुआ। एस्पार्टेट मूव करता है, यहाँ पर देखिएगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे, एक कम्प्लीटली डिफरेंट है। पिछली बार जो हम लोगों ने देखा उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है, यहाँ इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। एस्पार्टेट मूव करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ पे ये ऑक्सिलियोसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि यहाँ पे एंजाइम इज़ डिफरेंट, इट इज़ NAD एंजाइम्स होता है और ये मूव करता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सिलियोसिटिक एसिड मैलेट का फॉर्मेशन करता है और मैलेट देयर आफ्टर डीकार्बोनेशन के फेज में आता है और CO2 का फॉर्मेशन होता है, यू कैन सी इट हियर। और CO2 जब ये रिलीज हो गया, डीकार्बोनेशन के द्वारा रिलीज हुआ, तो ये क्लोरोप्लास्ट में माइग्रेट करता है फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सेशन अंडर C3 साइकिल। C3 साइकिल उसी तरह से ऑपरेट होता है जिस तरह से पिछली बार बताया गया है। तो C3 साइकिल में फिक्सेशन होता है। अब ये रीजनरेशन फेज में मैलेट जाता है, मैलेट फॉर्मेट करता है पहले पायरुवेट को, पायरुवेट मूव आउट माइटोकॉन्ड्रिया से निकल आता है बाहर, बंडल शीट सेल के साइटोप्लाज्म आता है एंड पायरुवेट फॉर्मेशन करता है एलेनिन का। पिछले साइकिल में हमने देखा कि एलेनिन का फॉर्मेशन होता है। एलेनिन का फॉर्मेशन जो होता है एलेनिन देयर आफ्टर पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है एंड पायरुवेट पेप का फॉर्मेशन करता है एंड पेप इज रेडी फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ CO2। तो इस तरह से हम लोग देखा कि 3 तरह का पाथवे होता है। डिफरेंस होता है केवल का रीजनरेशन, पेप का रीजनरेशन किस तरह से हो, और ये इस केस में देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसे हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। और इसको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे एक साइकिल ऐसी भी है इसमें, या एक पाथवे ऐसा भी है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये 3 तरह का जो पाथवे फॉलो होता है फॉर द फिक्सेशन कार्बोनेशन के बाद एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्पार्टेट या मैलेट के फॉर्मेशन में, तो 3 तरह के पाथवे को फॉलो करता है। इन ऑल 3 पाथवेज हमने देखा है कि ये फाइनली CO2 रिलीज करता है फॉर द फिक्सेशन अंडर C3 साइकिल, लेकिन जब रीजनरेशन में आता है तो ये एक डिफरेंट पाथवे को फॉलो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट C4 साइकिल। C4 साइकिल यहीं पे कंक्लूड होता है। ये 3 तरह के पाथवे को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 2 आज किया, एक पाथवे को हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। नाउ सिग्निफिकेंस हम लोग जाने कि C4 साइकिल जब ऑपरेट होता है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। पॉइंट वाइज इसे हम लोग देखें, पहला कार्बोक्लेशन फॉलोड बाय डीकार्बोनेशन इन C4 पाथवे इंक्रीजेज द CO2 कंसंट्रेशन इन बंडल शीट सेल। यहाँ पे एक बार कार्बोक्लेशन होता है एंड देयर आफ्टर डीकार्बोनेशन होता है, जिससे कि कंसंट्रेशन CO2 का बंडल शीट में बढ़ जाता है। जबकि C3 साइकिल में ऐसा नहीं होता है, कार्बोक्लेशन होता है देयर आफ्टर साइकिल फॉलो करती है
यहाँ पर कार्बोलेशन होता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेप्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बंडल शीट में रिलीज किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, और उसके बाद यहाँ पे एसिमिलेशन होता है। तो इस जो विधि होती है, ये प्रक्रिया होती है, दिस हेल्प्स इन मोर रैपिड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रिक्शन टुगेदर विथ रिड्यूस्ड ऑक्सीजन इनहिबिशन। क्योंकि आप C3 साइकिल में शायद मैंने बताया था कि वहाँ पर रुबिस्को जो एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन को भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो वहाँ का ऑक्सीजन इनिबिटरी पर्पस इनिबिट कर सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ या फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Now the second point, C4 plants are adapted to drought condition। ये हाई टेम्परेचर पर ये साइकिल ऑपरेट करती है, और ड्राउट कंडीशन में ये अडेप्टेड होता है जहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग कम से कम होती है, तो इन दैट केस ऑल्सो ये कैन फिक्सेट कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को। नाउ द थर्ड पॉइंट, यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस अधिक होती है, एंड इन कंपेरिजन टू C3 प्लांट्स मोर एफिशिएंट होता है C4 प्लांट्स, क्योंकि ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल भी फिक्सेशन कर सकता है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीजन हैज़ गॉट नो रोल टू प्ले इन इनहिबिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन, जो कि वहाँ पर C3 साइकिल में जो हमने देखा कि उस तरह के प्लांट्स में फोटोरिस्पिरेशन की भी क्रिया हो सकती है, बिकॉज द एंजाइम्स रुबिस्को ऑक्सीजन भी एक्सेप्ट कर सकता है, ऑक्सीजन को भी एक्सेप्ट करके फोटोरिस्पिरेशन की क्रिया भी कर सकता है। Now fifth point, C4 plants are low compensation plants, but that means this means that they have the capacity for rapid CO2 uptake even at reduced CO2 level with almost closed stomata, close भी है, तभी ये CO2 को एक्सेप्ट कर सकता है, बहुत मिनिमम ओपनिंग से भी CO2 को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस है C4 प्लांट्स का। नाउ द बायोजेनेटिक्स, दोनों तरह के पाथवे के बायोजेनेटिक्स हम देखें, एंड ये जैसा कि पिछली बार बताया गया था कि एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब किया जाता है, इन्वायरमेंट से लिया जाता है, तो 3 ATPs का रिक्वायरमेंट होता है एंड 2 NADPH+ का रिड्यूसिंग फैक्टर के रूप में रिक्वायरमेंट होता है। चूँकि 6 मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में 6 मॉलिक्यूल्स के शुगर का फॉर्मेशन में उसी तरह से 6 × 3 18 ATP का रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पर टोटल 18 ATP का रिक्वायरमेंट होता है एंड 12 NADPH का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। C4 प्लांट्स में हम लोग देखिए, C4 प्लांट्स में चूँकि यहाँ पर ATP का रिक्वायरमेंट अधिक होता है, 2 जगह हम लोग तो देखा, हम लोग 2 या 3 जगह पर रिक्वायरमेंट इसका होता है ATP का, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स। फॉर एक तो होता है फॉर कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू पेप में हम लोग देखा कि रिक्वायरमेंट होता है, इसका ट्रांसपोर्ट में रिक्वायरमेंट होता है, एंड ऑल्सो इन सम केसेस डिकार्बोलेशन में होता है, डिकार्बोलेशन ऑफ ऑक्सिलिक एसीटेट टू पेप बाय द एंजाइम पेप काइनेज। तो इस तरह से 2 या 3 मॉलिक्यूल ATP पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट अधिक होता है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे ATP का होता है वो 30 ATP का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो ये ज़्यादा ATP का रिक्वायरमेंट इस केस में होता है। नाउ C3 साइकिल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो C4 साइकिल को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये देखें कि दोनों में जो डिफरेंसेस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को केवल हम लोग जानने की कोशिश करें। पॉइंट वाइज इसे आप देखिए, C3 साइकिल जो है ये सारे तरह के फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में ऑपरेट करता है, जबकि C4 साइकिल केवल ट्रॉपिकल प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में ऑपरेट करता है। इवन जिस प्लांट्स में C4 साइकिल ऑपरेट करता है वहाँ भी देखा हम लोगों ने C3 साइकिल के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होता है। द एफिशिएंसी ऑफ CO2 एब्जॉर्प्शन एट लो कंसंट्रेशन इज फॉर लेस, या अगर बहुत लो कंसंट्रेशन CO2 का है तो यहाँ पर यह साइकिल ऑपरेट नहीं के बराबर करती है, एफिशिएंसी बहुत लो होता है, जबकि C4 साइकिल जो होता है बहुत लो कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन अवेलेबिलिटी पर भी ऑपरेट करती है। इसमें हम लोग देखा कि प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है CO2 का ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, दैट इज राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट होता है। यहाँ पर फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है।
फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पीजीए होता है, जिसके नाम पर ये 3 कार्बन कंपाउंड, इसलिए इसे 3 साइकिल कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है C4 कंपाउंड होता है, इधर माइलेट या एस्पार्टेट होता है, जिसके आधार पर इसे C4 साइकिल कहते हैं। इसमें केवल एक टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल्स होता है, वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट जिसे मोनोमॉर्फिक कहते हैं। इसमें बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है एंड मेसोफिल सेल में होता है, सो इट इज़ डाइमॉर्फिक टाइप कहलाता है। ये बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अरेंज होता है, आपको याद होगा कि इंटरप्रेटली अरेंज होता है, जिस ग्रैंड एनाटॉमी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें ग्रैना नहीं होता है। चूँकि ग्रैना नहीं होता है, सो बंडल शीट अकेले फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं कर सकता है, ये डिपेंडेंट होता है मेसोफिल सेल पर। और यहाँ पर देखिए कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें दोनों टाइप की फोटो सिस्टम होता है। फोटो सिस्टम 1 2 होता है, एंड जिसमें कि सोलर एनर्जी का हार्वेस्टिंग होती है, एंड और उसी एनर्जी को फिर यूटिलाइज होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन, फिक्सेशन में यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पे बंडल शीट सेल में केवल फोटो सिस्टम 2 होता है, और ये इसलिए मैंने बताया कि मेसोफिल सेल पर डिपेंडेंट होता है फॉर द सप्लाई ऑफ रिड्यूसिंग पावर, दैट इज NADPH प्लस H+। एंड डेफिनेटली है कि यहाँ पर कैल्विन साइकिल का जो एंजाइम्स होता है वो मेसोफिल सेल में पाया जाता है। और यहाँ पे कैल्विन साइकिल का एंजाइम होता है, हम लोगों ने देखा कि बंडल शीट में कैल्विन साइकिल ऑपरेट होता है यहाँ पे, तो ये बंडल शीट में कैल्विन साइकिल एंजाइम होता है। एंड फोटो रिस्पिरेशन इन प्रेजेंट इसमें होता है, यार रुबिस्को जो एंजाइम होता है वो कार्बन ऑक्सीजन को भी एक्सेप्ट करता है, तो फोटो रिस्पिरेशन इसमें प्रेजेंट हो सकता है, जबकि इसमें फोटो रिस्पिरेशन C4 में एब्सेंट होता है। CO2 compensation point is 50 to 150 ppm, मोर CO2 का रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है, तब फिक्सेशन की साइकिल या C3 साइकिल ऑपरेट करती है। यहाँ पर मिनिमम CO2 का रिक्वायरमेंट होता है, इट इज़ अप टू 10 ppm पर भी ये ऑपरेट कर सकता है। और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका कम होता है, 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 to 45 डिग्री से होता है। हाई टेम्परेचर पर ये प्लांट्स ग्रो करता है, ये C4 साइकिल ऑपरेट करता है। और जैसा कि मैंने बार बार बताया कि ऑक्सीजन इनहिबिट कर सकता है इस साइकिल को, चूँकि रुबिस्को जो होता है ये सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के प्रति भी, और यहाँ पर जबकि C4 साइकिल में इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये मोड एफिशिएंट साइकिल माना जाता है। और अभी जैसे मैंने बताया कि 18 ATP का रिक्वायरमेंट होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, और ये 30 ATP का रिक्वायरमेंट होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट C4 साइकिल एंड C4 साइकिल और डिफरेंसेस जो C3 साइकिल से है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो हम लोगों ने कार्बन फिक्सेशन या ऑक्सीडेटिव एसिमिलेशन जो डार्क रिएक्शन के अंतर्गत होता है C3 एंड C4 साइकिल, दोनों ही को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो दिस इज इस तरह से फोटोसिंथेसिस का पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। आपको जितना पढ़ना सिलेबस में वो सारा चीज़ कवर अप कर गया है। नेक्स्ट डे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।